वेट फॉर अ मिनट, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए पहले। सुनाओ बेटा, हेडिंग लगा दो स्पेक्ट्रल सीरीज। स्पेक्ट्रल सीरीज, तो मैंने आपको बताया था कि स्पेक्ट्रल सीरीज में हमारे पास टोटल 5 सीरीज है, जिसमें से बच्चे हमने एक सीरीज को डिस्कस भी कर लिया था। स्पेक्ट्रल सीरीज में वी हैव टोटल 5 सीरीज। वीडियो में क्लैरिटी नहीं है ना अभी? बेटा वीडियो क्लियर है या अभी थोड़ा है? एक मिनट। सर थोड़ी ब्लर है। एक मिनट। अभी ठीक है? नाउ स्टूडेंट्स, ओके। तो स्पेक्ट्रल सीरीज में मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जितनी स्मॉलर ट्रांजिशन होगी उतनी लार्जर वेवलेंथ आएगी, या फिर मैंने लास्ट में एक नोट पॉइंट लिखवाया होगा, लॉन्गर द वेवलेंथ, सॉरी लॉन्गर द ट्रांजिशन स्मॉलर इज द वेवलेंथ। तो आज हम लोग बाकी सीरीज भी बना लेते हैं बेटा, बस इसमें एक डायग्राम है और ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस एक्सिस पर वी आर टेकिंग एनर्जी लेवल्स, इस एक्सिस पर हम लोग एनर्जी लेवल्स कंसीडर करेंगे। एनर्जी लेवल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए ले रहे हैं। एंड बेटा इसके बाद अब जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से दिस इज फर्स्ट एनर्जी लेवल, n इज इक्वल टू 1, और उसके बाद वी नो दैट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एनर्जी लेवल इज हाउ मच? इट इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायग्राम आपको रीड्रॉ करना है, चाहे आपने पहले भी ड्रॉ किया हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने पर्टिकुलरली लेमन सीरीज के लिए ड्रॉ किया था, लेकिन इस बार हम लोग सारी सीरीज इसी में ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बेटा सेकंड एनर्जी लेवल है n इज इक्वल टू 2, और देखो -13.6 के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल आता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, n इज इक्वल टू 2 के लिए। फिर ये गैप धीरे धीरे कम होता रहता है। फिर उसके बाद बेटा थर्ड एनर्जी लेवल आएगा n इज इक्वल टू 3, और इसके लिए एनर्जी लेवल एनर्जी वैल्यू है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गैप थोड़ा और कम हो जाएगा। दिस इज n इज इक्वल टू 4, एंड फॉर दिस एनर्जी इज -0.85। मैंने कहा था ये लर्न कर लेनी है वैल्यूज। एंड बेटा आफ्टर दिस ऐसे करते करते एनर्जी लेवल्स कम होते, मतलब जो गैप है वो काफी कम होता जाएगा। दिस इज n इज इक्वल टू 5, एंड बेटा देन n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6, एंड बेटा आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन, ये धीरे धीरे बहुत क्लोजनेस आ जाएगी, इतनी ज्यादा क्लोजनेस आ जाएगी कि ये एनर्जी लेवल सब कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। नाउ दे विल नॉट रिमेन डिस्क्रीट। अब तक तो ये डिस्क्रीट चल रहे हैं, बट अगर ये एनर्जी, जैसे बोर ने कहा था कि ये एनर्जी लेवल है, इसके बाद ये इतने ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, ये एनर्जी लेवल फिर कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे।
ऐसे करते करते आगे से आगे एनर्जी लेवल्स आते रहेंगे। नाउ बेटा इफ आई कंटिन्यू इन द सेम वे, so finally the last energy level that I will get is for n is equal to infinity. So the last energy level that I will get is for n is equal to infinity. ये आ जाएगा बच्चे। तो ये इस एक्सिस पर एनर्जी चल रही है हमारी, वर्टिकल एक्सिस पर। बाकी हमने अलग अलग एनर्जीज के कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल्स बनाए हैं। नाउ अगर तो बेटा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन हो रही है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है हमारा। हमने ये डिसाइड करना है कि लोअर एनर्जी लेवल कौन सा है जो फिक्स रहेगा। जैसे लाइमन सीरीज के लिए फॉर्मूला सबको याद है ना, वेवलेंथ कैसे निकालते हैं फॉर्मूला। बेटा वेवलेंथ निकालने का ये फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, एक्चुअली 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट, वैसे तो साथ में यहाँ पर एक z वाली टर्म आती है, लेकिन हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए लिख रहे हैं तो z की वैल्यू 1 है। उसके बाद ब्रैकेट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये बेटा हमारे पास फॉर्मूला है। यहाँ से एक चीज आपको ये याद रखनी है कि 1 बाय आर की वैल्यू 1 बाय रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू, आर क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट, एंड इट्स वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 911 एंगस्ट्रम। तो अगर हम आर की वैल्यू ये 1 बाय आर की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमें लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा निकालने के लिए रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना इसको, वहां पर हमें 1 बाय आर चाहिए होगा, और हमें जो लैम्डा मिलेगा बेटा ये भी एंगस्ट्रॉम में मिलेगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। याद है बच्चों आपको, ये लास्ट टाइम हमने किया था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ओके वैसे आर की वैल्यू कुछ और होती है, लेकिन क्योंकि हमने सॉल्व करना है, मैंने आपको घर से दिया भी था कि सॉल्व करके लेके आना है अलग अलग वेवलेंथ को। वैसे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अगर आपको आर की वैल्यू लिखनी है, नॉर्मल आर की वैल्यू एसआई यूनिट्स में, इट इज 1.09 इंटू 10⁻7, 1.09 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। वैसे ये वैल्यू होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की एसआई यूनिट्स में, बट इसका यूज कम है। हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, इसमें हमें वेवलेंथ चाहिए, और वेवलेंथ तब मिलेगी जब रेसिप्रोकेट करेंगे। तो पहले यहाँ से इस फैक्टर को, ब्रैकेट वाले फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे आराम से। फिर लास्ट में जब हमें वेवलेंथ चाहिए होगी तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 बाय आर की वैल्यू हमें चाहिए होगी। तो 1 बाय आर की वैल्यू आप 911 डाल देना। अच्छा एक और चीज, ये 911 फिक्स नहीं है, मैंने कहा दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। बेटा 911 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब अगर आपको लगे कि आपको 910 यूज करना है, 912 यूज करना है, तो यू कैन यूज इट, बट हाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू 910, 911, 912 ये यूज कर सकते हो आप, मतलब जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी बन जाए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कैलकुलेशन को आसान बनाना है। 1 बाय आर की वैल्यू आप 910 भी ले सकते हो, 911 ले सकते हो, 912 ले सकते हो। ध्यान से सुनो मेरी बातें, ऐसा नहीं है कि 911 ही आपने फिक्स कर दी। और सपोज करो कि यहाँ पर सॉल्व करके आपका 3 आ गया नीचे, तो आपको अब 911 से आप मल्टीप्लाई करो, ये 3 से कटता ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि इसको 911 ही लेना है। मेक योर कैलकुलेशन इजी, टेक इट 912 ताकि ये 3 से कट हो जाए, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ Yes. तो दैट इज नॉट द फिक्स वैल्यू। You can take 910, you can take 911, 912, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, तो दैट की आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए और आप लैम्डा की वैल्यू निकाल सको। हमें अप्रोक्सीमेट ही निकालना होता है, एग्जैक्ट नहीं। चलो आओ करते हैं आगे।
ना बेटा सबसे पहले जस्ट मिनट, ये माइक में थोड़ी गड़बड़ आ रही है। एक मिनट। तो बेटा हमने क्या किया, जैसे सेकेंड एनर्जी लेवल से फर्स्ट एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन, फिर थर्ड एनर्जी लेवल से फोर्थ एनर्जी लेवल में फर्स्ट में ट्रांजिशन, फिफ्थ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में ट्रांजिशन, ऐसे ही सिक्स्थ से, फिर सेवंथ एनर्जी लेवल से फर्स्ट में ट्रांजिशन एंड सो ऑन, ऐसे ही इनफाइनाइट वाले एनर्जी लेवल से फर्स्ट में ट्रांजिशन। तो जितनी भी ट्रांजिशंस हो रही हैं वो हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में आ रही हैं। तो बेटा यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल N1 होता है लोअर एनर्जी लेवल, वो तो बैठा 1, और जो हायर एनर्जी लेवल है सॉरी, जो हायर एनर्जी लेवल है N2, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं लाइमन सीरीज। यहाँ तक मैं पहले करा चुका हूँ, दिस इज कॉल्ड लाइमन सीरीज। ऐसे ही बच्चे अगर ट्रांजिशन सेकेंड एनर्जी लेवल में हो, हायर एनर्जी लेवल से, जैसे कि सेकेंड वाले से थर्ड में, थर्ड वाले से सॉरी थर्ड वाले से सेकेंड में, फोर्थ से सेकेंड, फिफ्थ से सेकेंड, सिक्स्थ, सेवंथ, ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल से, और इसी तरह से इन्फिनिटी से सेकेंड। तो बेटा ये जो सीरीज बनेगी हमारे पास, अब जो स्पेक्ट्रल लाइंस की सीरीज बन रही है, इसको कहते हैं बाल्मर सीरीज। दिस इज कॉल्ड बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज पहले डिस्कवर हुई थी, लाइमन सीरीज बाद में डिस्कवर हुई है। द रीजन बीइंग, क्योंकि ये विजिबल रेंज में आती है बेटा, और जो विजिबल रीजन है वो जल्दी डिटेक्ट हो गई थी हमें। इस केस में लोअर एनर्जी लेवल की वैल्यू बच्चे 2 है, N1 की वैल्यू 2, और N3 की वैल्यू इससे ज्यादा, यानी 3, 4, 5 सो ऑन टिल इंफिनिटी। तो दिस इज बाल्मर सीरीज। नाउ इसके नेक्स्ट अब ट्रांजिशन करेंगे, थर्ड एनर्जी लेवल में आएंगे सारे ऊपर से। तो बेटा तो जो हमारे पास सीरीज बनेगी दैट इज कॉल्ड पैस्कल सीरीज। ध्यान से सुनना, जैसे फोर्थ से थर्ड लेवल में, फिफ्थ से थर्ड लेवल में, और सिक्स्थ से थर्ड लेवल में, सेवंथ से थर्ड लेवल में, एट्थ से थर्ड लेवल में एंड सो ऑन इन्फिनिटी से थर्ड लेवल में। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास N1 की वैल्यू बैठेगी 3, और N2 की वैल्यू होएगी इससे ज्यादा, दैट इज 4, 5, 6 एंड सो ऑन। So this series is called Paschen series. This series is called Paschen series. बच्चों समझ आ रहा है? एक बार मुझे यस नो बताओ, सबको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Yes. देखो इसके लिए लोअर एनर्जी लेवल फिक्स है 1, बाल्मर सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल है फिक्स 2, पैस्टन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल है 3। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज आती है ब्रैकेट सीरीज, जिसका लोअर एनर्जी लेवल होगा 4। बाकी अब आप समझ ही गए होंगे। फोर्थ तक होंगी ट्रांजिशन फोर्थ एनर्जी लेवल में, तो यहाँ से यहाँ तक लाइक दिस। तो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास सीरीज बनेगी दैट इज दिस इज ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और इसी तरह से लास्ट में बनेगी फंड सीरीज, तो जब फिफ्थ एनर्जी लेवल में सारी ट्रांजिशंस होंगी, फिफ्थ एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन होगी, तो इस केस में हमारे पास बनेगी फंड सीरीज। लिखते इसको पी फंड है, लिखते इसको पी फंड है, पर बोलते इसको फंड ही है। तो फंड सीरीज, दिस इज फिफ्थ एनर्जी लेवल में जो सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं आकर, दैट इज फंड सीरीज। अच्छा एक और सीरीज होती है, वैसे वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, जो सिक्स्थ एनर्जी लेवल में होती है। जो सिक्स्थ एनर्जी लेवल में कहते हैं उसको हम लोग हम्फ्री सीरीज कहते हैं। वैसे सिक्स्थ में अगर ट्रांजिशन है, वैसे लिखनी है आपने लिख लो। हाँ जैसे ये सिक्स्थ एनर्जी लेवल है तो सारी ट्रांजिशन सिक्स्थ में होंगी आके।
हमने ये पढ़नी नहीं है अभी, बट फिर भी चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज अम्फेरी सीरीज। बट अपने पास 5 ही है मेन, ये 6 वाली तो आप रहने ही दो, बट फिर भी तो ये कुल मिलाकर वी हैव टोटल 5 सीरीज, और 6 वाली करनी है कर लो, वैसे वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो कौन कौन से सीरीज होगी बेटा? लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज। और सबके लिए लाइमन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 1, बाल्मर सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 2, पैशन सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 3, ब्रैकेट सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 4, फंड सीरीज के लिए लोअर एनर्जी लेवल 5, और इससे बड़ी वैल्यूज रहेंगी हायर एनर्जी लेवल्स की। अब मैंने आपको कल बताया था जितनी छोटी ट्रांजिशन उतनी लॉन्गर वेवलेंथ, जितनी बड़ी ट्रांजिशन उतनी स्मॉलर वेवलेंथ। तो दिस इज व्हाट वी हैव इन अच्छा बेटा, इन्फिनिटी वाले की एनर्जी भी लिख लो। इन्फिनिटी वाले की एनर्जी हम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। सॉरी, इन्फिनिटी वाले की एनर्जी हम लोग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेते हैं। इफ n is equal to infinity, then we will have zero energy in that level. तो बेटा make this diagram, and with this your chapter is over. एटम वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट। अच्छा, रीजन बता देता हूँ, कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी सीरीज है। चलो बाद में लिखवाता हूँ, ये बना लो पहले डायग्राम। बन जाए तो मुझे बता देना कि कंप्लीट हो गया। ओके, हाँ सुनाओ, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ये हाइड्रोजन लेवल के लिए हमने, हाइड्रोजन एटम के लिए ही बनाया है, सिर्फ हमने सिर्फ उसी के लिए करना था। अब बेटा ये ध्यान रखना कि कौन कौन से रीजन में है। जैसे स्पेक्ट्रल सीरीज का क्या नाम है वो, और किस रीजन में वो फॉल करेगी। यानी जो फोटोन एमिट होगा, फोटोन एमिटेड विल फोटोन एमिटेड विल बी इन द रीजन। देखते हैं कौन से रीजन में होगा। तो बेटा अगर हमारे पास लाइमन सीरीज है, इफ वी हैव लाइमन सीरीज, तो जो फोटोन एमिट होगा वो अल्ट्रा वायलेंट रीजन में होगा। फोटोन जो एमिट करेगा उसकी वेवलेंथ अल्ट्रा वायलेंट रीजन में के इक्वल होगी, उसके रेंज में होगी। नेक्स्ट इज बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज की वेवलेंथ जो है वो विजिबल रीजन में होगी, मतलब जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ विजिबल वेवलेंथ के रेंज में आएगी। उसके बाद बेटा आती है हमारे पास पैशन सीरीज।
एस्टियन सीरीज, इस केस में जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ जो है एस्टियन सीरीज के लिए लो इंफ्रारेड रीजन में होगी। उसके बाद नाउ वी हैव ब्रैकेट सीरीज भी सेम, इसमें भी जो फोटोन एमिट होगा वो लो इंफ्रारेड रीजन का होगा। इट इज ऑल्सो इन द रीजन लो इंफ्रारेड रीजन। एंड देन बेटा फंड सीरीज, ई फंड सीरीज, इस केस में जो हमारे पास आएगा वो हाई इंफ्रारेड रीजन में होगा, हाई इंफ्रारेड रीजन में होगा, मतलब वेवलेंथ इस रीजन में फॉल करेगी उस फोटोन की। तो ये हमारे पास अलग अलग सीरीज हैं और अकॉर्डिंगली इसके बाद जो हम्फ्री सीरीज है वो भी हाई इंफ्रारेड रीजन में आएगी। तो ये हमारे पास है स्पेक्ट्रल सीरीज और उसमें जो फोटोन एमिट होगा उसकी वेवलेंथ किस रेंज में आएगी, अलग अलग रीजन्स में फॉल करेगी। सबसे पहले हमें बाल्मर सीरीज ही डिटेक्ट हुई है क्योंकि ये तो विजिबल रीजन है, ये बहुत आसान था डिटेक्ट करना। बाकी सबको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल था बिकॉज वो विजिबल रीजन में नहीं आ रही है सीरीज। अच्छा बेटा ये हो गया फाइनली नंबर 1 पॉइंट, इन्हें तो आप नोट्स में बना लो। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, ये याद रखना स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, सबसे छोटी ट्रांजिशन। नंबर 2 स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन, जितनी छोटी ट्रांजिशन है लार्जेस्ट वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ। स्मॉलेस्ट ट्रांजिशन लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा आएगी, या फिर इसका वाइस वर्सा। और यू कैन से दैट लार्जेस्ट ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ही, लार्जेस्ट ट्रांजिशन स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ये चीज आपको बड़ी ध्यान रखनी है क्योंकि कई बार होते हैं कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ लाइक दिस, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप समझ जाना है कि स्मॉलेस्ट वेवलेंथ तब होगी जब ट्रांजिशन सबसे लार्जेस्ट होगी, और सबसे लार्जेस्ट ट्रांजिशन आएगी इन्फिनिटी से उस लेवल तक। अगर वो लाइमन सीरीज है तो इन्फिनिटी से फर्स्ट लेवल तक, अगर वो बाल्मर सीरीज है तो इन्फिनिटी से सेकेंड लेवल तक। दैट इज द लार्जेस्ट ट्रांजिशन। इन दैट केस यू विल गेट वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स नोट दीज पॉइंट एंड देन फाइनली ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज न्यू चैप्टर विच इज न्यूक्लियस। एटम वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हम न्यूक्लियस से स्टार्ट करेंगे। सॉरी, हो गया बच्चों, यस और नो? Yes, sir. नाउ हेडिंग लगा दो नया चैप्टर, दैट इज न्यूक्लियाई। तो एटम यहाँ पे खत्म हुआ, so now the new chapter is nuclei. I think this is chapter number 14 book के accordingly. तो सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी। तो नंबर 1 पॉइंट, पहले तो पॉइंट्स लिखते रहो। आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, outcome of alpha particle scattering experiment was the discovery of nucleus। जो रदरफोर्ड
यानी गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट हुआ था, फिर रदरफोर्ड की हेल्प से हुआ था। तो आउटकम ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो वहां से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। रदरफोर्ड ने बताया कि सेंटर में कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज पावरफुल है, जिसकी वजह से डेविएशन आ रही है। वाज द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन एन एटम, ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, आपको पता भी होंगे बट एक बार लिखने चाहिए फिर भी। इन एन एटम एंटायर पॉजिटिव चार्ज, in an atom entire positive charge and almost all the mass and almost all the mass is concentrated at its center in the form of nucleus। नोट करते रहना साथ साथ में, at its center in the form of nucleus, यानी एटम के अंदर सारा चार्ज उसके न्यूक्लियस के पास है और ऑलमोस्ट सारा मास भी न्यूक्लियस के ही पास है। अगर हम लोग रेडियस कंपेयर करें, मतलब न्यूक्लियस का साइज कंपेयर करें, तो रेडियस ऑफ एटम is approximately 10 raised to power 4 times greater than radius of nucleus। मतलब देखो ना, न्यूक्लियस छोटा होता है, that you know very well। 10,000 गुना छोटा है, मतलब एटम का साइज अगर रेडियस 1 मीटर का है ना, तो फिर एटम जो है 10,000 मीटर का होगा। तो इतना छोटा है न्यूक्लियस इन फ्रंट ऑफ एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है। अब अगर हम वॉल्यूम को देखें तो बेटा वॉल्यूम ऑफ एटम इज अप्रोक्सीमेटली ऑब्वियसली 10 raised to power 12 टाइम्स होगी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फेरिकल शेप में 4/3 पाई आर क्यूब, तो वॉल्यूम आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो 10 raised to power 4 की पावर 10 raised to power 12। हालांकि ज्यादातर अब उस वॉल्यूम का मैक्सिमम मास तो इसके पास है, न्यूक्लियस के पास, लेकिन फिर भी हालांकि एटम की वॉल्यूम ज्यादा है लेकिन उसका स्पेस खाली पड़ा है अंदर से सारा, क्योंकि मैक्सिमम स्पेस तो खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग स्ट्रेट अवे पास हो गए थे अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, यहां तक किसी को कोई डाउट प्लीज आस्क। No doubt, sir. ओके, ये तो बेसिक पॉइंट्स हैं। इसके बाद अब मैं इसे रब कर रहा हूं। अब हम लोग मास के बारे में बात करेंगे। आज तो ये इंट्रोडक्टरी क्लास है न्यूक्लियस को लेके, तो बेसिक सी चीजें हम इसमें करेंगे, जो जो टर्म्स यूज होंगी। नाउ सी, नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, एसआई यूनिट ऑफ मास। नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। हमें पता है मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है, बट एटॉमिक स्केल पे अगर आप मास मेजर करेंगे तो वो किलोग्राम में अगर आप मास मेजर करते हो तो वो फिर सही बात नहीं है, इट इज नॉट कन्वीनियंट, बिकॉज किलोग्राम बहुत बड़ी यूनिट है। बट मास एट एटॉमिक स्केल is very small, but mass at atomic scale is very small। तो यहां पर हमें कोई और यूनिट यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड thus kilogram is not convenient, we can say that kilogram is not convenient। एटॉमिक स्केल पे तो किलोग्राम कन्वीनियंट ही नहीं है। तो एट एटॉमिक स्केल मास को एक्सप्रेस करते हैं एटॉमिक मास यूनिट में। एट एटॉमिक स्केल मास इज एक्सप्रेस्ड इन
mass is expressed in AMU, expressed in terms of AMU, that is atomic mass unit. atomic scale में इस तरह से मास को मेजर करते हैं. अब ये क्या चीज है? वैसे आपको पता होगा बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट क्या चीज है? यस एनीवन स्टूडेंट? क्योंकि 9th क्लास में भी इसकी डेफिनेशन आती होती है. कोई भी एक बच्चा बता दो. Sir, it is 1/12th mass of carbon-12 atom. It's called 1 वेरी गुड, बहुत अच्छा. यू आर राइट. एटॉमिक मास यूनिट, इट इज द मास ऑफ 1/12. मतलब एक कार्बन एटम का जितना मास है ना, अगर हम उसका 1/12 कर दें, उसका 1/12 ले लें, तो हमें एटॉमिक मास मिल जाएगा. तो बच्चों कैलकुलेट करो 1 AMU की वैल्यू, 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू किलोग्राम में कैलकुलेट करो. आई एम गिविंग यू 5 मिनट टू इट. अब एक कार्बन के एक एटम का मास किलोग्राम में कैसे निकालोगे? तो फिर आपको मोल कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा. तो मोल कॉन्सेप्ट तो आपने अच्छे से पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री में. वहां से आप एक एटम का मास निकालो इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, कार्बन का निकालो बेसिकली, एंड देन divide it by 12, and then you will get the mass of 1 AMU की वैल्यू आपको मिल जाएगी. That we have to learn directly. चलो, ये आप आराम से प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर में. तो मैं बिना टाइम वेस्ट के आगे चलता हूँ. बेटा 1 AMU की डेफिनेशन लिखेंगे. तो हेडिंग लगा दो डेफिनेशन ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट. तो इसमें लिखो एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन. राइट डाउन, डिक्टेट कर रहा हूं मैं. इट इज डिफाइंड एज 1/12 it is defined as 1/12 of mass of carbon 12 atom. It is defined as 1/12 of the mass of 1/12 of the mass of carbon 12 atom. Just a minute, students. नाउ अगर आपको AMU की वैल्यू निकालनी है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको करना पड़ेगा मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12. तो कार्बन के एक एटम का मास होता है, राइट इट डाउन, कार्बन के एक एटम का मास होता है 1.992 होता है वैसे. 1.99 इंटू 10⁻⁻⁻26. This is mass of one atom of carbon divided by 12. And बच्चे, when you solve it, you will get this value. It is 1.66 into 10⁻⁻27 kilogram. So beta, this is the value of one atomic mass unit in kilogram. So you have to learn this value directly. So finally आप लिखोगे 1 atomic mass unit is equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kilogram. You have to learn this value directly. Is it clear, students?
और यू हैव एनी Yes. डाउट प्लीज आस्क. ओके, मुझे पता है ये थोड़ी इंट्रोडक्शन है तो ऐसी चलेगी, बट बतानी एक बार तो बतानी पड़ेगी क्योंकि रिकॉल नहीं होता सभी को. हाँ, आफ्टर दिस ये नोट कर लिया आपने. Yes. वन एटॉमिक मास यूनिट की ये वैल्यू आपने लर्न रखनी है, ये काम आएगी आगे पूरे चैप्टर में इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग फाइनली कुछ और वैल्यूज भी हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखो न्यूक्लियस में ही, ये पॉइंट्स बना रहा हूं मैं सारे स्टार्टिंग में. देयर आर टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ, that you know very well, there are two types of particles inside the nucleus. and बेटा कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रोटॉन, that you know very well, and another particle is न्यूट्रॉन. एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है. इनकी वैल्यूज भी आपको याद रखनी पड़ेंगी. जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन का मास होता है एटॉमिक मास यूनिट में होता है 1.00727 AMU. 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट. और अगर मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करूं तो बेटा प्रोटॉन का मास उतना ही है जितना हमने 1 AMU की वैल्यू निकाली है. इट इज 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. तो दिस इज प्रोटॉन मास. एंड बेटा मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास एटॉमिक मास यूनिट में होगा 1.00866 AMU. 1.00866 AMU. और अगर हम इसको किलोग्राम में बदलें, इट इज 1.674 into 10⁻⁻27 किलोग्राम. नाउ सी केयरफुली, प्रोटॉन का मास 1.672 और न्यूट्रॉन का मास 1.674, यानी ऑलमोस्ट इक्वल है, बस न्यूट्रॉन हल्का सा हैवियर है. तो ये ध्यान रखना आपने, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन, न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. बट हाँ, एटॉमिक स्केल पे जाके हम दोनों के मास अप्रोक्सीमेटली, जैसे ये 1.007 है, ये 1.008 है, तो एटॉमिक मास पर जाकर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन कितना है 1 AMU. 1 AMU. मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1 AMU. दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, एग्जैक्ट वैल्यूज आर दीज. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को इक्वली ले लेते हैं, बट एक्चुअली न्यूट्रॉन इज अ लिटिल बिट हैवियर. इट इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. न्यूट्रॉन थोड़ा सा हैवी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से. नाउ बेटे डिस्कवरी भी कई बार पूछ लेते हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की है. तो बेटा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इट इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड. रदरफोर्ड ने ही डिस्कवरी की है प्रोटॉन की. डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड, याद रखना. एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? इट इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक क्लास. हाँ जी, The James Oh. Catt. यस. तो ये इनके डिस्कवरी है. रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड हियर चैडविक विद क्रेडिटेड विद डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. तो फाइनली ये हो गया. इसको भी नोबेल प्राइज मिला था इसी पार्टिकल की डिस्कवरी के लिए. ये सारी छोटी छोटी हिस्ट्री वाली बातें हैं, ये याद रखनी है. लिटिल बिट नॉलेज अबाउट दिस. नाउ द मेन पॉइंट इज, यहाँ से बेटा न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन, क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज में चेंज आता है. कई बार जब हम लोग आगे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो जहाँ थोड़ी सी वेरिएशंस आएंगी वहां पर ये पॉइंट्स पिक करे जाएंगे.
So you have to learn all these points. So neutron is slightly heavier than proton. It is slightly heavier than proton, little bit heavier than proton. बट बच्चे ये भी याद रखना कि अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू भी 1 एटॉमिक मास यूनिट आ रही है, और अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू भी हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट ही लेते हैं. बट एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ लिख के एक बार दे दी हैं, फिर भी यू शुड लर्न देम. इसे बच्चे नोट कर लो फटाफट. नाउ देयर आर सम टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू न्यूक्लियस दैट वी ऑल शुड नो. अब हम उसे डिस्कस करेंगे. डन बच्चे, हो गया सबका? Yes. तो ये हमने बेसिक से पॉइंट कर दिया. अब कुछ डेफिनेशंस हैं दैट वी शुड नो. तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ एटॉमिक नंबर. ऐसे आप हेडिंग लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. इसमें बेटा सबसे पहले आता है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या चीज है? मतलब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, उन्हें एटॉमिक नंबर कहते हैं. तो एटॉमिक नंबर में लिखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं, उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल Z. और वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एटम की बात करें तो वी कैन ऑल्सो से दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट एटम न्यूट्रल होना चाहिए. इफ इट इज नॉट न्यूट्रल, मतलब वो केमिकल रिएक्शन कर चुका है या फिर आयनाइज हो चुका है, तो फिर इट कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन सम इलेक्ट्रॉन. So in that case, number of electron is not equal to atomic number. So number of protons in the nucleus, that is atomic number. This is first. Second one is beta atomic. Second one is mass number. Atomic number के बाद second term is mass number. Mass number is denoted by symbol capital A, and it is number of protons. It is equal to number of nucleons. Number of nucleons. Nucleons किसको कहते हैं? न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. या फिर यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, जैसे हमने पहले ही कहा. और बच्चे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल N से. तो वी कैन से दैट A मास नंबर इज इक्वल टू Z प्लस N. ये काफी ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है. और यहाँ से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो जस्ट सब्ट्रैक्ट मास नंबर, एटॉमिक नंबर फ्रॉम मास नंबर. You will get number of neutrons in the nucleus. And after this, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं मास नंबर में और एटॉमिक मास में. So what is difference between the two? Difference between atomic number and mass number.
Can anyone student who can explain this? Difference between atomic number, difference between atomic mass and mass number. Anyone student? जबकि हम इसे एक दूसरे की तरह यूज करते ही रहते हैं। नहीं पता? देखो बेटा, जो जैसे क्लोरीन का मास है, आपको पता होगा क्लोरीन का एटॉमिक मास हम लोग लेते हैं 35.5 U। 35.5 एटॉम। Yes, you are right. That is average. Very good. Actually, it is average atomic mass. ऐसा होता है ना कि हर एलिमेंट के एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम्स हो सकते हैं, मतलब अलग अलग एटॉमिक मास वाले एटम्स होते हैं जिन्हें आप आइसोटॉप्स कहते हो। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं और उनके सबके मासेस अलग अलग होते हैं, तो हम उनका एवरेज ले लेते हैं। व्हेन वी टेक देयर एवरेज, तो वो फ्रैक्शन में भी आ सकता है क्योंकि वो तो एवरेज वैल्यू है। बट मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, बिकॉज इट इज अ नंबर। इसमें तो काउंटिंग करनी है, कितने प्रोटॉन्स है कितने न्यूट्रॉन्स है, तो हाफ प्रोटॉन या फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकते, तो ये हमेशा नंबर फॉर्म में आएगा। इट इज इन इंटीजर फॉर्म। लेकिन जो एटॉमिक मास होता है, इट इज फ्रैक्शनल, वो एवरेज वैल्यू होती है, जैसे एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करते हो। खैर हमारा उससे कोई खास काम नहीं है इस चैप्टर में। तो दिस इज एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी बेटा आइसोटॉप। ये सारी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, जो फॉर्मूला हमने किया वो भी। ना बेटा थर्ड वन इज, हेडिंग लगा दो, आइसोटॉप्स। इसमें आप लिखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। इसमें आप लिखो बच्चे, एटम ऑफ सेम एलिमेंट whose nucleus have same number of protons, atoms of same element whose nucleus have same number of protons but different number of neutrons. I repeat, atoms of same element whose nucleus have same number of protons but different number of neutrons are called isotopes. So they are called isotopes. मतलब एटॉमिक नंबर सेम होगा क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम है। अब हमने कहा ना कि हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से जो मास नंबर है वो चेंज हो जाएगा। यानी कि बच्चे Z तो सेम है, दैट इज, ऐसे करके लिख लेना डेफिनेशन के बाद, दैट इज Z सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो मास नंबर है वो डिफरेंट रहेगा। मास नंबर डिफरेंट रहेगा। प्रोटॉन सेम है इसलिए ये सेम है, न्यूट्रॉन चेंज हो गए। अब हमें पता है मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ये चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियसली ए को भी चेंज होना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे भी बोल देते हैं सेम सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, तो दैट इज आइसोटॉप। अब इसका एग्जांपल लिख लो। एक एग्जांपल है बच्चे इसका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, H11, इसी तरह से बच्चे H12, H13। अच्छा, जो नीचे लिखा जाता है, ये जो नीचे लिखा जाता है, दिस इज व्हाट, दिस इज Z। यानी यहाँ होता है बच्चे एटॉमिक नंबर लिखते हैं नीचे। अभी किसी भी साइड लिख सकते हैं, लेफ्ट राइट, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ऊपर लिखा जाता है दैट इज मास नंबर, ऊपर A लिखते हैं, ऊपर हम लोग लिखते हैं मास नंबर।
तो हाइड्रोजन के देखिए मास नंबर सबके अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर सबके सेम है। इस वाले को आपको पता है, इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, और इसको कहते हैं ट्राइटियम। आपको पता होगा केमिस्ट्री में आते रहती हैं ये टर्म्स। एक एग्जांपल ये हो गया। अनदर एग्जांपल इज ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एक मास नंबर 35। और दूसरा बच्चे, दूसरा जो क्लोरीन है एटॉमिक नंबर 17, मास नंबर 37। So these are some examples of isotopes. Example number 1 and this is example number 2. Now coming to next term after isotopes, ऐसे ही ऑक्सीजन के भी होते हैं। ऑक्सीजन का भी एक एग्जांपल लिख लो, 16, 17 और 18। ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, और एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही है सबका 8 ही होता है। तो दिस इज एग्जांपल नंबर 3। तो इनमें अगर आप देखो तो मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है। So these are the examples of isotope. इसके बाद बच्चे हम लोग आगे चलते हैं। आफ्टर दिस आइसोटॉप वी हैव आइसोबार। सेकंड, इससे नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज आइसोबार। आइसोबार्स में लिखो, इसमें आप डेफिनेशन लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। याद रखना ये सेम एलिमेंट के एटम्स नहीं होते। आइसोटॉप्स जो होते हैं दे आर एलिमेंट्स ऑफ सेम, सॉरी दे आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। जैसे जितने भी एटम्स थे वो हाइड्रोजन एलिमेंट के थे, जितने भी एटम्स थे वो क्लोरीन एलिमेंट के थे, तो एक ही टाइप के एलिमेंट के एटम्स थे वो। लेकिन आइसोबार में ऐसा नहीं होता। ये डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं। बेटा लिखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nuclei, atoms of different elements whose nucleus have, atoms of different elements whose nucleus have same number of nucleons, whose nucleus have same number of nucleons but different number of neutron and proton. I repeat, atoms of different elements whose nucleus have same number of nucleons but different number of neutron and proton. But different number of neutron and proton. तो बेटा टोटल जो देखा जाएगा दैट इज, जो मास नंबर है वो तो सेम होगा क्योंकि टोटल वैल्यू सेम है, न्यूक्लियॉन्स सेम है, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो डिफरेंट होंगे। एग्जांपल लिख लो इसके, जैसे वी हैव एग्जांपल ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। कार्बन 6, कार्बन का 6 and 14, और नाइट्रोजन का भी है हमारे पास 7 and 14। अब नाउ सी, अगर हम लोग नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स चेक करें तो 14 14। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेक करें, प्रोटॉन्स इसके पास कितने हैं, इसके पास 6 है बेटा, इसके पास 7 है। न्यूट्रॉन चेक करें, 14 - 6 इसके पास 8 है, 14 - 7 7 है। तो देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये अलग अलग हो सकते हैं। प्रोटॉन 6 इसके पास 7, न्यूट्रॉन 8 इसके पास 7। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दे आर डिफरेंट, लेकिन इन टोटल दे हैव सेम number of nucleons. So this is an example of isobar.
Another common example is argon and calcium. Argon and calcium. Argon 1814, calcium 2014. So this is another example of isobars. Please note it. इसको भी note कर लो बेटा. And now the last is one more, that is isotones. एक रह गया हमारे पास isotones. यहाँ तक हो गया सबका बच्चे? रब कर दूं? Yes. ये सारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा. आई नो दिस इज बोरिंग, पर क्या करें, करना तो है ही है. फाइनली नाउ वी हैव आइसोटोन्स. आइसोटोन्स, इसमें लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. ये भी अलग अलग एलिमेंट्स के होते हैं. जैसे लास्ट टाइम आपने देखा एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, दूसरा नाइट्रोजन एलिमेंट है, समथिंग लाइक दिस. इसमें लिखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स whose nucleus have same number of neutron. न्यूट्रॉन नंबर सेम रहेगा. Atoms of different elements whose nucleus have same number of neutrons but different number of protons. I repeat, atoms of different elements whose nucleus have same number of neutrons but different number of protons. न्यूट्रॉन नंबर भी है, न्यूट्रॉन्स तो सेम है लेकिन प्रोटॉन अलग है. और प्रोटॉन डिफरेंट होने की वजह से Z भी डिफरेंट रहता है और A भी डिफरेंट रहता है. दैट इज क्योंकि बेटा प्रोटॉन सेम नहीं है तो Z तो डिफरेंट आएगा ही, मतलब एटॉमिक नंबर तो अलग होएगा ही. मास नंबर होता है Z प्लस N, तो Z डिफरेंट है तो A को भी डिफरेंट होना ही पड़ेगा, तो ये भी डिफरेंट है. Z भी डिफरेंट है, A भी डिफरेंट है, लेकिन ये चीज सेम रहती है. न्यूट्रॉन यानी A माइनस Z, क्या चीज सेम है, इनका डिफरेंस सेम रहेगा. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है दे विल रिमेन सेम. तो दीज आर कॉल्ड आइसोटोन्स. एग्जांपल ले लो लिथियम और बेरिलियम का. लिथियम एंड बेरिलियम. बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, मास नंबर 7. बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, मास नंबर 8. दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो, 7 माइनस 3, 8 माइनस 4, दे आर सेम. So this is an example of isotone. So please note it down. So that's all about the different terms related to nucleus. Isotopes, isobar, isotone. थोड़ा ध्यान से करना है. And some important points, some important values like mass of proton, mass of neutron, one atomic mass unit की क्या values हैं. These are some important things that you have to learn. बेटा समझ आ गया सबको यहाँ तक? Or you have any doubt? Yes, sir. You can ask. तो बेटा इतना ही करते हैं, आज के लिए काफ़ी है. टुडे इज एन इंट्रोडक्शन क्लास रिगार्डिंग न्यूक्लियस. बस आपको ये याद रखना है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसमें से सिर्फ प्रोटॉन के पास चार्ज है, न्यूट्रॉन्स के पास तो चार्ज है नहीं. मास देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ऑलमोस्ट इक्वल मास है, बट न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हैवियर देन प्रोटॉन. इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात बिल्कुल नहीं करेंगे इस चैप्टर में, सारी बातें न्यूक्लियस की बात करेंगे. एटम के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है विच इज 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एटम साइज, मतलब एटम के कंपैरेटिवली उसका रेडियस 10,000 टाइम्स स्मॉलर है. तो दीज आर सम, और वन एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम. वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 into 10 raised to power minus 27 kilogram, and that is also the mass of proton and neutron. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है.
तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना है एटॉमिक स्केल पे, तो इट इज 1 एटॉमिक मास यूनिट, और न्यूट्रॉन का मास भी 1 एटॉमिक मास यूनिट। और इलेक्ट्रॉन इनके सामने बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी वेरी लेस देन एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, and that is why we are saying that almost all the mass of the atom is concentrated in the nucleus। और ये सारी बातें रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने समझा दिया था कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से कि अल्फा पार्टिकल जो हैं, दे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल दे आर गोइंग स्ट्रेट without any deviation, and this is because most of the space inside the atom is empty। only a very small amount of space in the core of the atom, center में कहीं पर, which is occupied by a very very heavy, a very denser ऑब्जेक्ट, कुछ बहुत हाई डेंसिटी वाली चीज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज है उसका, एंड ड्यू टू दैट पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स आर डेविएटेड ड्यू टू दैट हैवी हाई डेंसिटी ऑब्जेक्ट एट द कोर ऑफ द एटम। ये सारी चीजें उसने एक्सप्लेन की थी रदरफोर्ड ने एट हिज ओन लेवल, बट ओवरऑल बाद में फिर और ज्यादा इलेबोरेट हुआ। तो फाइनली अब जब हमने बेसिक बेसिक से टर्म्स इससे रिलेटेड कर लिए हैं बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना मेन पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस का साइज कितना है, न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी है। मतलब नाउ वी विल स्टडी अबाउट द न्यूक्लियस, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, and then we will move to the next part, that is nuclear force, which is very very important section of this chapter, nuclear force। So in our tomorrow's class हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो थैंक यू क्लास।